नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। नौकरियों के मुद्दे पर विपक्ष के कटघरे में खड़ी होने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौकरियां देने का वादा करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ट्रंप कार्ड खेल दिया है। इससे मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। केंद्रीय कैबिनेट के आज हुए इस फैसले के बाद सेना ने भी 60 टर्म सर्विस स्कीम अग्निपथ भी लॉन्च कर दी है। नौजवानों के फौज में जाने का रास्ता भी खुल गया है। सरकार 10 लाख नौकरियां क्या दे पाएगी इस अवधि में? विपक्ष को इसमें संदेह है। 4 साल सेना में रखने के बाद बाहर किए जाने वाले नौजवानों के बीच क्या कोई बीर अब्दुल हमीद जैसा सैनिक निकल पाएगा? यह भी बड़ा सवाल है। अग्निपथ केंद्र सरकार के लिए भी होगा ये, जिसे 10 लाख नौकरियां देनी है। अग्निपथ रक्षा मंत्रालय के लिए भी होगा ये। क्या वह भारत की सुरक्षा के लिए मरने बैठने वाली आर्मी या सैनिक तैयार कर पाएगी? अग्निपथ उन नौजवानों के लिए भी होगा जो खूब मेहनत करके लंबी दौड़ कर फौज में भर्ती होते थे और देश सेवा करते थे। अगले 1 घंटे तक हम अग्निपथ पर मंथन करेंगे। अग्निपथ 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 बहुत पहले अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर हमने देखी थी, अग्निपथ। और उस अग्निपथ में इतने अग्निपथ घूम फिर कर थे कि नायक को निकलना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन चूंकि वो पिक्चर है और पिक्चर और हकीकत में बहुत अंतर होता है। क्या जो ऐलान किया गया है, नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया है 10 लाख नौकरियों का, उनकी सरकार ने ऐलान किया है, क्या ये अग्निपथ साबित होगा? दरअसल जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर यह सवाल उठाता रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां साल में देने का वादा करके आप सत्ता में आए थे, नौजवानों को आपने लुभाया था, नौकरियां कितनी दी? विपक्ष नौकरियों की बात करता है, सत्ता पक्ष बेरोजगारी का रेट घटने की बात करता है कि बहुत बेरोजगारी रेट घट गया है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग बात करते हैं कि कितनी नौकरियां दी, सत्ता पक्ष कहता है कि बेरोजगारी दर आप 18% 17% छोड़ गए थे, हमने 2.2% पर लेकर आ गए। यही नहीं, इस जो नौकरियों की बहार, चाहे वो सेना में हो, चाहे 10 लाख नौकरियों की देने की बात केंद्र सरकार ने की हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने 40,000 दरोगाओं की भर्ती, पुलिस में 40,000 की भर्ती, उसमें दरोगा सिपाही सभी होंगे, 40,000 की पुलिस भर्ती और 1800 से अधिक टाउन प्लानर। बहुत सारे लोग हम ट्विटर पर देख रहे थे, वो कह रहे थे भाई टाउन प्लानर क्या होता है? ये विकास प्राधिकरणों में होते हैं जो शहर की प्लानिंग की व्यवस्था में काम आते हैं, काम करते हैं, वो टाउन प्लानर होते हैं। सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके 2 जानकारियां दी। ये ट्वीट है खन्ना साहब का, वो कह रहे हैं कि भारत का युवा सक्षम है और वो 10 लाख नौकरियों का स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ भी सभी मंत्रालयों में भर्ती की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो घोषणा की है उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार भी बढ़ चढ़ कर भर्ती अभियान चलाने जा रही है। ये बहुत सारे सवाल हैं। विपक्ष नौकरियों के मुद्दे पर घेरता रहा है। अब लोकसभा चुनाव का महज 1.5 साल बचा है और इधर नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार का हर मोर्चे पर घेराव किया है। और कुछ ऐसी स्थितियां भी आई हैं जब सरकार को थोड़ा सा असहज भी होना पड़ रहा है। हालांकि ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए और मुझे लगता है युवा प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे। मैं ट्विटर पर देख रहा, बहुत सारे युवा सरकार की बजाय वरुण गांधी को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी लगातार रोजगार पर और खास तौर पर सेना की भर्ती से रोक हटाने की बात कर रहे थे। पिछले दिनों वरुण गांधी ने यह कहा कि भाई बहुत लाखों लोग, 10 लाख लोग, सुबह सुबह आप जाइए देखिए तो गांवों की सड़कों पर लोग दौड़ते नजर आएंगे। पूछोगे क्या कर रहे हो भाई, ये क्यों दौड़ रहे हो, तो पता चला कि
वो लोग सेना की भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं। वरुण गांधी भी सवाल उठा रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि भाई हमें 1 करोड़ से अधिक जो कुल मिलाकर जो स्वीकृत पद हैं उसके अलावा और काम करने पड़ेंगे। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में 2 दिन 3 दिन पहले ही कहा था कि भाई सेना की भर्ती खोलो, तमाम लाखों पद खाली पड़े हैं सेना में, उनको भरिए और लोगों की जो भर्ती की जो आयु सीमा है उसको भी कम कीजिए। ये वरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। भाजपा के ही सांसद हैं, अपनी सरकार को ही वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सब जानते हैं कि वरुण गांधी को शायद अब 2024 में टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी का। केंद्रीय मंत्री और सरकार के प्रवक्ता, सूचना प्रसारण मंत्री और सरकार के प्रवक्ता अनुराग सिंह ठाकुर ने जो आज कैबिनेट के फैसले हुए, मोदी कैबिनेट के फैसले हुए युवाओं को रोजगार देने की, उस पर सरकार का पक्ष रखा है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी निर्णय पर जो निर्णय लिया गया उससे अवगत भी करवाया है। अग्निपथ योजना और अग्निवीर को रखने के लिए वो आपके पास पहले ही आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले उसके लिए भी निर्देश जारी किए हैं कि 10 लाख सरकारी भर्तियां अगले 18 महीने में पूरी की जाएं, ताकि जिन जिन विभागों में कोई पद खाली है उनको भरने का काम भी किया जाए और देश के लाखों युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां मोदी सरकार 18 महीने में भरने जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाई अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत भारत जो नए सैनिक भर्ती करेगी उन्हें अग्निवीर कहेगी और इनका जो मासिक वेतन होगा वो 4 साल के अंदर ये होंगे। 4 साल के अंदर इनको रिटायर करना होगा। 25% लोगों को परफॉर्मेंस के आधार पर रिटेन किया जाएगा, 75% को 4 साल में बाहर कर दिया जाएगा। 11 लाख से थोड़ा सा ज्यादा 11.37 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। कोई पेंशन नहीं दे होगी। अगर इनकी शहीद हो जाते हैं ये अग्निवीर तो 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अपंग हो जाते हैं तो 44 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। कोई पेंशन नहीं होगी, कोई सेना में आगे कोई भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। ये तर्क दिया जा रहा है कि काफी कुछ सीखेंगे और उसके बाद ये जब आएंगे सिविल सोसाइटी में तो सिविल सोसाइटी का जो स्किल लेवल है उसको बहुत ऊंचा करेंगे। ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी उम्मीदों के साथ में अग्निवीर की भर्तियां शुरू हो जाएंगी कुछ आगे आने वाले कुछ दिनों में और ये अग्निपथ नाम का ये जो अभियान है सेना में भर्ती का ये शुरू होगा। अनुराग सिंह ठाकुर को आपने सुना। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर के बारे में क्या बताया वो सुनिए। डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना। यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बहुत प्रसन्नता जाहिर की है। उनकी प्रसन्नता को भी सुनिए। देश में 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया और आज युवाओं का विश्वास जो बढ़ा है। अब मैं तो युवाओं का यही आह्वान करूंगा, तैयारी करो और यह सरकारी जो 10 लाख नौकरियों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है वह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। डबल इंजन की सरकार युवाओं के साथ है। बहुत करे भाई युवाओं तैयारी करो। वाकई बहुत अच्छी बात है कि इतनी सारी नौकरियां, ढेर सारी नौकरियां
आ गई हैं, विपक्ष ने दोनों योजनाओं को, चाहे अग्निवीर हो चाहे 10 लाख नौकरियां हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। उस पर विपक्ष ने क्या कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के सांसद प्रवक्ता। देश में भीषणतम बेरोजगारी है, 50 साल में सबसे भयंकर बेरोजगारी। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी? अब जो कह रहे हैं इसे कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वो कह रहे हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पूरी तैयारी के साथ रणदीप सुरजेवाला दिख रहे हैं, उनके हाथ में पूरा पेपर है। वो कह रहे हैं भाई 30 लाख नौकरियां, ये पद खाली पड़े हैं, ये कब भरोगे? और 16 करोड़ जो आप वादा कर चुके हो हर साल 2 करोड़, 16 करोड़ का क्या हुआ? बहुत सारे सवाल विपक्ष उठा रहा है। हमारे दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे ने ये समझाने की कोशिश की कि ये नौकरियां कैसे आएंगी, क्या इसके पीछे मंशा है, कब से ये सब शुरू हो जाएगा। सुनिए अमित को। मोदी सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों को एक बड़ी सौगात दी है। अगले 1.5 साल के अंदर सरकार 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाली है। पीएमओ की तरफ से तमाम विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने विभागों की लिस्ट तैयार करें, जिससे कि सरकार इस 10 लाख भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सके। हालांकि विपक्ष सरकार के इस कदम की सराहना करता जरूर नजर नहीं आता, लेकिन विशेषज्ञ इसे सरकार का एक बड़ा सराहनीय कदम मानते हैं। तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट है और एक सुर में कह रहा है कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी और ऐसे में 8 साल पूरे होने के बाद 16 करोड़ रोजगार की बात करनी चाहिए और 10 लाख रोजगार महज ऊंट के मुंह में जीरा की तरह साबित हो रहे हैं। लोग इसे चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2024 में चुनाव है और जो भर्ती प्रक्रिया का समय दिया गया 1.5 साल यानी 2023 लास्ट तक, यानी 2024 चुनावी वक्त होगा। ऐसे में सरकार विपक्ष को किस तरह जवाब दे सके, जो सरकार के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो इस कदम की सराहना करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो निकल के आती है कि सरकार चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन बेरोजगारी के मामले में विपक्ष हमेशा ही सरकार को घेरता रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। हमारे सहयोगियों ने कुछ आम लोगों से बात करी। इस घोषणा के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद, सेना में राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे सहयोगियों ने आम लोगों से बात की कि उनके अंदर क्या है इस नौकरियों को लेकर। सर, उम्मीद तो है कि आ सकती हैं, लेकिन अभी क्या है कि एयरफोर्स की वैकेंसी कुछ दिन से नहीं आ पा रही हैं, बहुत दिन हो गए हैं, और ना ही एसएससी और कई एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनकी वैकेंसी नहीं आ पा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को लाने के लिए अब प्रयास करें। आपको उम्मीद है कि हो पाएगी वैकेंसी? यस सर, उम्मीद है कि इस मंथ में आ सकती हैं। सर, ये बहुत अच्छा फैसला है केंद्र सरकार द्वारा और मोदी जी द्वारा, और मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे कि अब 10 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी पर लगाम लगेगी। अब उम्मीदें तो हमें 2014 में बहुत थी, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे नए, उनकी बातों से बहुत सारी उम्मीदें थी। मैंने भी वोट किया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, चीज़ें चेंज होंगी, युवाओं की बात सुनी जाएगी, करप्शन खत्म होगा, सारी चीज़ें होंगी, बट उन्होंने निराश किया। मैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सन, मतलब नागरिक होने के नाते मैं तो निराश हूँ हर जगह उनसे। बहुत सारी चीज़ों के लेके हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। आप किसी चीज़ को लेके धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, करप्शन हो रहे हैं एग्जाम में, कोई नहीं सुनता। आप चिल्लाते रहो, आप ट्विटर कैंपेन चलाते रहो। वैकेंसीज को लेकर आपको उम्मीद नहीं है कि नहीं, बिल्कुल ये सब अब
मुझे तो नहीं लगता कि पूरा होने वाला, आएगा भी तो भी नहीं पूरा होगा। और 10 लाख तो बहुत बड़ी बात होगी। 10 लाख तो इन्होंने पीछे 8 सालों में नहीं किया है, 10 लाख को अभी कैसे कर देंगे? मिली जुली प्रतिक्रिया। कुछ युवा कह रहे हैं कि भाई अब उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि 10 लाख नौकरियां आएंगी तो ये पूरा भी कर पाएंगे, और कुछ लोगों को बड़ी उम्मीद है कि भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वाकई अगर कोई पहल भी करता है तो निश्चित तौर पर प्रथम दृष्टया हमको सरकार को इसके कदम को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रयास जरूर हुआ है। लेकिन बार बार लगातार विपक्ष इस बात को कह रहा था कि भाई नौकरियां कब दोगे। आज प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, घर घर से जुड़ा विषय है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले करीब पौन घंटे तक। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुधा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, अवनीश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वीरेंद्र भट्ट बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अल्पना श्रीवास्तव माफ कीजिएगा आर्थिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, और आम आदमी पार्टी से वंशराज दुबे जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। और हाथ जोड़कर एक प्रार्थना भी कि ये एक चर्चा है, इसमें कहीं कोई भी मेहमान या साथी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न किसी व्यक्ति पर करेगा, न उसकी जाति पर करेगा, न उसकी धर्म पर करेगा। इसका केन्यू से कोई सरोकार नहीं है। और निवेदन है कि आप लोग भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि और मुझे लगता है इस डिबेट को चलाने में आप सहयोग करेंगे तो हम आपका आभारी होंगे, और अपनी बात क्रक्स, बहुत लंबी बातें ना करके बहुत क्रक्स में चीज़ें करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी डिबेट जाएगी। पहला सवाल सीधे सुधा जी से करते हैं। सुधा जी भाई, बहुत सारे सवाल उठा रहे थे आप लोग, विपक्ष उठा रहा था। मोदी जी ने बहुत ढेर सारी नौकरियां दे दी हैं, लाखों नौकरियां। सुधा जी, सुधा जी अनम्यूट करिए। मुझे लगता सुधा जी की आवाज नहीं आ रही। वंशराज दुबे के पास चलते हैं। दुबे जी, लगातार आपके सांसद, आपकी पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को कह रहे थे भाई 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। उन्होंने एक बहुत बल्क में नौकरियां देने का आज ऐलान कर दिया है, और साथ ही सेना में भी उन्होंने कहा कि हम अग्निवीर तैयार करेंगे। देखिए, अभी आपके ही शब्द हैं कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा 2014 में था, और क्या हुआ, 2014 से लेकर 2022 आ गया। ये आपको मालूम है क्या हुआ, उसको बताने की जरूरत नहीं है। और बात ठीक कही, आपके चैनल पे भी कुछ नौजवानों ने ये बात कही कि जो सरकार 8 साल में 1 लाख भी नौकरी नहीं दे पाई है, वो भला 1.5 साल में 10 लाख नौकरी क्यों दे देगी। दूसरी तरफ ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप इस बात को मानिए, इनके पास ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई रास्ता है कि किस तरीके से 10 लाख नौकरियां उत्तर देश भर के नौजवानों को दे पाएंगे। रेलवे इज द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री, और आपको जान के हैरानी होगी कि 91,000 पद इस सरकार में रेलवे द्वारा खत्म कर दिए गए। तो भैया तुम कहां से नौकरी लाके दोगे आप, 10 लाख नौकरियां दोगे। सेना की बात आप कर रहे हो, आपने पढ़ा ये जो सूरवीर और अग्निवीर की बात हो रही है सर, 4 साल के लिए नौजवानों को नौकरी देने की बात कही जा रही है। इसका मतलब कि 4 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार सिर्फ और सिर्फ जो हेडलाइन वाली सरकार है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दों को भटकाने वाली सरकार है। चूंकि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस समय आक्रोश है युवाओं के अंदर, वो सवाल कर रहे हैं आपके उस विचार पे, जहां पे आप कहते हो एक चैनल में बैठ के कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, जहां पे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में घूम घूम करके इस बात को कहते हो कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में गोबर बेचना भी रोजगार हो जाएगा। तो ये बोलिए ना, आप तो इलेक्शन मीटिंग नहीं, बीरेन जी मैं आपके पास भी आऊंगा। एक मोटे तौर पर जो निर्धारित समय है वो वंशराज को ले लेने दीजिए। वंशराज बोलिए। अभी डिबेट शुरू होने से पहले आप ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, नहीं प्रवक्ता नहीं है, वो प्रवक्ता नहीं है वंशराज, वो प्रवक्ता नहीं है। वीरेंद्र भट्ट जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रवक्ता नहीं है। बिल्कुल कतई इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपस में आप लड़ जाए और बिलो द बेल्ट बातें कर जाए कोई। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं अलाउ करूंगा। आप कंटिन्यू करिए वंशराज, करिए। मैं रोजगार पे ही बात कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि 2017 से 2022 में अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और आप सोचिए कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ,
तो सरकार सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन वाली सरकार है। आप चूंकि चुनाव है तो पिच तैयार करनी है, रोजगार के मुद्दे पे बात करनी है, नौजवानों के बीच में जाना है। क्योंकि नौजवान तो तैयार बैठा हुआ है कि आपने 8 साल में क्या किया, तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक खाली पुलाव वाली ठीक बात है, ठीक बात है। वंशराज आएंगे आपके पास, ठीक बात है। सुधा मिश्रा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि भाई रोजगार कब दोगे, रोजगार कब दोगे। मोदी जी ने बहुत सारे रोजगार का ऐलान कर दिया है। सेना में अग्निवीर भी रखे जाएंगे, 10 लाख रोजगार एक मुश्त। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतिहास है, भूतो ना भविष्यो, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट ड्राइव किसी ने नहीं चलाया, आप लोगों ने कभी नहीं चलाया ऐसा। जी दुर्गेश जी, बिल्कुल। अगर आप सच में सर्वे को देखते हो, आप लोग देखते ही होंगे, आप लोगों को बताने जरूरत नहीं है, तो रोजगार को छीनने वाली सरकार में सर्वप्रथम स्थान पे ये सरकार आती है। मैं सिर्फ 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो तथ्य हैं वो सबको मालूम है। 2 करोड़ की बात करते करते 10 लाख की बात करना, वो भी ऐन वक्त पे जबकि चुनावी माहौल तैयार करना है। केंद्र की सरकार 2 साल की बची हुई है, 1.5 साल में 10 लाख पद भरने हैं, और जो आर्मी में भर्तियां करनी है उसमें भी 4 साल के लिए करनी है। 4 लाइनें आपके चैनल के माध्यम से दुर्गेश जी कहना चाहूंगी, क्योंकि ये मासूमियत वाली बात हो गई कि हम तो बहुत मासूम हैं। तो मेरी लाइनें हैं कि इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो, इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो, चेहरे पे चेहरे इतने छुपाते कहाँ से हो, बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी सालों से, खुद को समझदार बता के हमें मूर्ख बनाते कहाँ से हो। हाय सच बताओ ना, इतनी मासूमियत लाते कहाँ से हो। तो ये सारी जनता का प्रश्न है कि इतनी मासूमियत आती कहाँ से है। जब वादे करने होते हैं जनता से तब तो करोड़ों की बात होती है, जब कुछ देना होता है तो वो लाखों पे आके हम अटक जाते हैं और मिशन के तहत कार्य करेंगे। बिल्कुल मिशन ही है। अब उसमें छुपे हुए तथ्यों को देखिए और उनकी बातों के कहने का तरीका देखिए। वो कह रहे हैं कि हम मिशन के तहत एक कार्य करेंगे, तो मिशन कौन सा है ये पहचानना जरूरी है जनता को। अभी आपने 2-3 युवकों को सुना, तो 50% लोग मानते हैं ना कि 8 साल में क्या किया। अगर 50 में 50 बेचारे वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या नहीं किया क्या किया, तो ये आप भी जानते हैं दुर्गेश जी कि कथनी और करनी में अगर अंतर देखने की बात की जाए तो सरकार तो एक ढपोर शंख हमारी कहानी में मिलती है एक कथा, इसमें एक शंख है जो सिर्फ कहती है ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, जितना चाहिए सब ले लो, करोड़ों में ले लो, अरबों में ले लो। तो ये सरकारें वही कर रही हैं। हम इसीलिए रोजगार की बात तो कर रहे थे, हम चाहते हैं कि रोजगार मिले, कहा ना जाए, कथनी और करनी का अंतर दिखे और जनता जिसको रोजगार चाहिए उसका इम्प्लीमेंट होते हुए दिखे। अचानक याद आती है चुनाव के ठीक पहले कि हम 10 लाख 1.5 साल में देंगे, आपने 1 साल में 2 करोड़ की बात की। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आपने बड़ी लाइनें बड़ी जबरदस्त कही, इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं कि भाई कविता भी आप अच्छी करती हैं। अवनीश त्यागी जी इसका जवाब कविता सीध देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, वो कुछ मन में तैयार कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूरी भी है। अब हम जो हमारी विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, अल्पना जी, इकोनॉमिस्ट हैं अल्पना जी। अल्पना जी, इतने सारे रोजगार अचानक, क्या हमारी इकोनॉमी में बहुत सुधार हो गया या क्या मसला क्या हुआ, ये अचानक इतने सारे ढेर सारे रोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल लॉटरी खुल गई? देखिए, ये कहा गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे, और जैसा कि अभी आपके कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने कहा भी कि 30 लाख नौकरियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो सच्चाई है कि रोजगार ये दे नहीं रहे। रोजगार हमारे यहाँ वैकेंसीज खाली पड़ी है, उनको भरने की कोई प्रतिक्रिया नहीं चल रही थी। उस प्रतिक्रिया की हो सकता है बात की गई हो कि ठीक है अब हम एक मुहिम चलाएंगे बहुत तेजी से, जिसमें ये प्रतिक्रिया ये जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उनको भर लिया जाएगा। क्योंकि अभी तो इन्होंने सिर्फ 10 लाख की बात की, अगर वैकेंसीज देखें तो इससे कहीं ज्यादा है। तो कोई एक बहुत बड़ी चीज है, कोई अजूबा नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से कोविड से जूझती हुई हर देश की सरकार के पास बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है। आपने एक 4 महीने का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया था, जब आपकी बेरोजगारी बढ़ के अप्रैल में 21% के आसपास पहुंच गई, और उसके बाद लॉकडाउन खुला, धीरे धीरे चीजें ईज हुई। आज की डेट में मेरे ख्याल से कुछ आंकड़े 7.8 इसके आसपास है जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये भी बहुत अच्छा नहीं है, ये बहुत खराब रेट माना जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा ही होता है, कहीं किसी भी कंट्री के लिए होता है। अगर हम एक यूथ, जैसे हमारे देश में तो सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड है इस समय, और उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा यूथ बेरोजगार है। तो सरकार ने जो नौकरियां देने की बात की, केवल यही एक सेक्टर नहीं है जो नौकरियां जनरेट करेगा।
नौकरियां आपके वेरियस अलग तरीके से होंगी, जैसे आप स्टार्टअप इंडिया, यूनिकॉर्न इंडिया, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहे हैं, आप सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनने की बात कर रहे हैं, वो सब भी रोजगार जनरेट करेगा और आपकी बेरोजगारी दर कम होगी। अब बात आती है इसको आप राजनीतिक रूप दें या ना दें। एक अगर आप आदमी को नौकरी देते हैं तो वो एक एवरेज फैमिली साइज इंडिया में 5 समथिंग है, मान के आप चलिए 6 लोग, एक फैमिली को आप अगले 20 से 30 साल तक के लिए एंगेज कर देते हैं, उनके रोजगार का हिसाब बन जाता है। तो अगर वो 10 लाख दे रहे हैं तो काफी सारे हाउस होल्ड इससे प्रभावित होंगे, काफी सारी जनता इससे प्रभावित होगी और इकोनॉमी को तो एक बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी को इस समय हर प्रकार से बूस्टअप चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बहुत बुरे नहीं है, देखा जाए अभी IMF ने भी बोला है कि हमारी GDP अच्छे से ग्रो कर रही है पोस्ट लॉकडाउन, और पुराने आपको देखें अगर तो हमने बहुत बुरे दिन। अल्पना जी बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अच्छे संकेत हैं, और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि अगले 20-30 सालों तक अगर एक परिवार को हम सरकारी नौकरी देते हैं तो 20-30 सालों तक कम से कम उस परिवार के साथ हम खड़े हो रहे हैं और एक तरीके से अलग चीजें होंगी। लेकिन जो अग्निवीर बना रहे हैं वो तो 4 साल के लिए बना रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री वाईजी, टशन का जश्न। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अग्निपथ सरकार के लिए, उन बेरोजगार युवाओं के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अग्निपथ है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब सीधे जो हमारे प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करते हैं, उनका पक्ष जानने की बड़ी ज़रूरत है। अविनाश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी,
आज तो बहुत प्रसन्नता आप और आप जैसे तमाम युवाओं को, प्रतियोगी छात्रों को, उन लोगों को हुई होगी जो वास्तव में रोजगार की तलाश में हैं और अभी सही मुकाम उनको मिल नहीं पाया है। तो नौकरियों की इतनी सारी बरसात, ढेर सारी नौकरियां, सेना में अलग तरीके से एक अग्निपथ योजना, अग्निवीर तैयार करने के लिए सरकार ने ऐलान किया है, रक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पर इसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वास्तव में युवाओं का भला होगा इससे? सर प्रणाम। नमस्कार सर। इसके दो पहलू हैं सर। पहली बात तो इस दोनों योजनाओं का हृदय से स्वागत सभी युवा करेंगे। समस्या योजनाओं की नहीं सर, समस्या है परीक्षा नियामक संस्थाएं जब मनमानी करने लगती हैं तो लड़के बहुत निराश होते हैं। परीक्षा में नकल होना और परीक्षा का पारदर्शितापूर्ण तरीके से न होना, युवाओं में विश्वास होना कि 10 लाख, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ क्यों नहीं आया, 4 करोड़ क्यों नहीं आया, उससे मतलब नहीं है। 10 लाख आया है, ये 1.5 वर्ष में पूरा हो जाए, इसकी सिक्योरिटी युवाओं को होनी चाहिए। और एक समान परीक्षा प्रणाली बनाई जाए, सभी प्रदेशों के सभी भाषा भाषी युवाओं को एक समान अवसर मिले, इसकी भी व्यवस्था इस मुद्दे पर करनी होगी। इस 10 लाख वैकेंसी के लिए स्पष्ट बताना भी चाहिए गवर्नमेंट को कहाँ से वैकेंसी आ रही है। एक समान परीक्षा प्रणाली से सभी प्रदेश के सभी भाषा के युवाओं को एक समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक परीक्षा के लिए कोई अलग से वैकेंसी आए, एक विभाग के लिए अलग से वैकेंसी आए, एक विभाग के लिए अलग से वैकेंसी आए, 10-20 करते हुए और अंत में 1.5 साल बाद हम लोग जोड़ें तो फिर वही कोई इसका निष्कर्ष न निकले। तो जब एक बड़ी वैकेंसी आ रही है तो उसका एक परीक्षा का मानक भी एक बेहतर होना चाहिए और युवाओं में विश्वास होना चाहिए। जैसे सर बहुत सी परीक्षाएं लगातार हम देख रहे हैं कि परीक्षाओं में नकल माफिया इस तरह हावी हो गए हैं। लगभग सारी परीक्षाओं में संघ लोक सेवा आयोग को छोड़कर लगभग सभी परीक्षाओं में नकल हो ही रहा है। लगातार पकड़े जा रहे हैं, फिर भी नकल हो रहा है, ये नहीं कि पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये सिक्योर करना होगा युवाओं को कि नकल नहीं होगा। नकल होने के बाद, पकड़ने के बाद जब परीक्षा रद्द होती है तो लड़के टूट जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। अब अवनीश त्यागी जी, आपने सभी लोगों को ज्यादातर सुना होगा, वीरेंद्र जी की टिप्पणी आखिरी में लेंगे क्योंकि ये पहला राउंड बड़ा महत्वपूर्ण राउंड है और वीरेंद्र जी मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न उठाने के लिए उनकी कलम लगातार चल रही है। तो अवनीश त्यागी जी, बहुत सारे सवाल विपक्ष ने उठाए। हमारी जो इकोनॉमिस्ट हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, अल्पना जी, उन्होंने कहा कि भाई अब ये रोजगार होंगे या रोजगार सृजन होगा, ये भी अभी चीजें आएंगी। और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा कि आप लोग जो सृजन को भी रोजगार मान लेते हैं आप। तो ये वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है? विपक्ष को आप कैसे जवाब देंगे? जी ने जो संकेत दिया है वो बहुत शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए है कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। कोरोना जैसी विभीषण जो पूरी दुनिया को तबाह कर दी थी कोरोना ने, उसके बाद देश का खड़ा होना एक बड़ी बात है। और रोजगार भी डिस्टर्ब हुआ, अर्थव्यवस्थाएं डिस्टर्ब। पर जिस तरह से अल्पना जी ने बताया, ये वो शुभ संकेत ये है कि हम अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, हम खड़े हो रहे हैं। योजना अग्निपथ जो ला रहे हैं अग्नि। हाँ त्यागी जी, कंटिन्यू करिए। मुझे लग रहा है ये किसी परिपथ में नेटवर्क ही फंस गया, अग्निपथ की बात हो ही नहीं पा रही है। त्यागी जी से जो राष्ट्र प्रेम की भावना जी, ये तैयार होगा। तो ये चीजें जो है ये बदलाव की, और रोजगार का सर्जन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टअप इंडिया, तमाम लोकल फॉर वोकल, वन प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें जो है जो रोजगार दें, नौकरियां भी हैं इसमें और रोजगार भी है। जब आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तो इसी से तो युवाओं को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलने लगेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। तो इससे देश नहीं, तो ये बताइए कि इन 10 लाख में और रोजगार सृजन भी है जो कहा जाता है, आप लोग हरदम गालमेल कर देते हैं। रोजगार और सृजन को विपक्ष कहता है कि पकौड़ा तलने को भी आप गिन लेते हैं इसमें। नहीं, पकौड़ा तलना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है भाई। पकौड़ा तलना स्वरोजगार है, बिल्कुल नहीं। शब्दों पे मत जाइए। वास्तव में इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा, चलिए विपक्ष को तो आप लोग मानते ही नहीं है, लेकिन युवा कम से कम आपसे स्पष्टता चाहता है। अवनीश जी, जिसके घर में अगर रोजगार रोटी अगर उसके जरिया उसका पकौड़ा तलने से मिल रहा है, खाना बनाने से मिल रहा है, तो वो भी एक रोजगार है। अभी मेरे एक साथी ने कहा कि गोबर, देखिए मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं कि गोबर को इतनी बुरी बात नहीं कहना चाहिए। मेरे पशुपालन मेरा काम, पशुपालन से रोटी रोजी चलती,
उसमें गोबर भी सभी होता लोग है। समझते हैं। उन्नीस जी, हम भी गांव से हैं, हमने भी देखा गोबर के कंडे बनते हैं, कंडे भी बिकते हैं, कंडे भी तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां घर बेचती हैं। वो सब बातें होती रहेंगी। आप फोकस्ड बात करिए कि इसमें क्या क्या होगा, कैसे कैसे युवा करेंगे, क्या क्या जानकारी आपके पास है? नहीं, मेरे पास जानकारी है, मेरी यही जानकारी है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और जिस तरह से एक नया प्लान लेकर आए, वो 10 लाख नौकरियां जो देनी है तो वो देनी, वो करेंगे। वो इस तरफ से सब जगह से निकलेंगे, वैकेंसियां निकलेंगी, गाँव को सेना में भर्तियां खुलेंगी, पुलिस में भर्तियां खुलेंगी, सभी डिपार्टमेंट जब खोलेंगे करके तो नौकरियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा तो लोगों को भरोसा भी जाएगा। केवल एकदम आलोचना करना, कोई अच्छी चीज हो उसकी भी आलोचना करना, ठीक बात, ये एक अच्छी वो नहीं है। अगर कोई अच्छा काम शुरू हो रहा है तो सकारात्मक उस नजरिए से उसका स्वागत करना चाहिए और उसे मौका देना चाहिए। भाई काम तो हो, शुरू तो हो। हम 2 साल कोरोना काल को झेल के खड़े हो रहे हैं, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं और तमाम वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो सरकार पहल कर रही है उसका स्वागत भी ठीक बात है। हर वक्त नकारात्मक चश्मे से देखना बिल्कुल नहीं, हम इसके कतई समर्थक नहीं है कि हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखा जाए। उम्मीद को उम्मीद भरी नजर से देखना चाहिए। अवनीश त्यागी बहुत सही बात कह रहे हैं कि भाई उम्मीद तो रखो, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपका पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ये विपक्ष कह रहा है, लेकिन हमारे जैसे पत्रकार, युवा, तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि मोदी जी ने एक अच्छी पहल की। वीरेंद्र भट्ट जी, इस पूरे जो 10 लाख नौकरियां, सेना में अग्निवीर, आज बहुत सारी चीजें सरकार ने कर दी हैं जी। अनम्यूट करिए वीरेंद्र जी, आपका फोन म्यूट है। मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं। ये इस बात का माहौल उड़ाया जा रहा है कि साहब ये 4 साल की नौकरी दी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट पे दी जाएगी। लोगों को मालूम नहीं है, आज 2 दशक से आर्मी के सामने ये मामला जो है, ये उनके सामने चुनौती है। आज भारतीय सेना का जो बजट का हिस्सा है, 70% केवल पेंशन में जा रहा है। 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पैसा केवल पेंशन में जा रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है, इससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये स्कीम लाई गई है। और ये 2 दशक से गवर्नमेंट के पाइपलाइन में चल रही थी, अब जाके इस पर फैसला हुआ है। पहली बात, कोरोना काल में 2020-21, 21-22, 22-23 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो अप्रैल 2022 में जारी हुई है, आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो टोटल नुकसान हुआ है इन 3 सालों में महामारी की वजह से, वो लगभग 52 लाख करोड़ रुपए का है, यानी हमारे जीडीपी का 12%। और हमारी अर्थव्यवस्था अब जाकर के जहां पे 31 मार्च 2020 को थी, अब उससे आगे आना शुरू हुई है। तो जब इकोनॉमी को इतना भयानक झटका लगा है, इतना सीवियर ब्लो लगा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा। वो चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी दल की सरकार हो, किसी दल के पास और किसी पार्टी के पास कोई चमत्कारिक कोई खड़ी तो है नहीं। और उसके अलावा अभी भी इकोनॉमी रिफॉर्म 91 में शुरू हुए थे। 80 के दशक में भारत सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया था और 2000 आते आते स्किल डेवलपमेंट का बाकायदे मंत्रालय बन गया। लेकिन अभी हमारे युवाओं की डिफॉल्ट सेटिंग है नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। और यहाँ पे इस देश में पकौड़ा तलने का मजाक बनते हुए 8 साल हो गया। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये एक सिंबॉलिक था पकौड़ा, ये कोई इसका शाब्दिक मतलब नहीं था कि पकौड़ा ही चलना है, इसका अर्थ था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आज भी लोगों को नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, सरकार की नौकरी करेंगे और उसमें रिश्वत का पैसा भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, मौज करेंगे। तो उस तरह की सिक्योरिटी। वीरेंद्र जी, फिर सरकार की जरूरत क्या है? वीरेंद्र जी, मैं कोई कुतर्क नहीं कर रहा हूं, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है। जब सब कुछ हम ही को करना है, कॉर्पोरेट ही देश चलाएंगे, तो फिर हमें जरूरत क्या सरकार की? सरकार नाम की चीज क्या होनी चाहिए? उसको भी किसी टाटा बिरला को दे दीजिए आप सरकार, वो चलाएंगे, हमसे अच्छी चला लेंगे वो। ये आप कुतर्क ही कर रहे हैं। अगर 1991 से आज 32 साल हो गए देश में इकोनॉमी रिफॉर्म को चलते, और 32 साल बाद भी अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आपको समझाना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, मैं समझना चाहता हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता हूं
कि एक नजरिया रखना है कि भाई सरकार, आम आदमी सरकार को वीरेंद्र जी क्या मानता है, सरकार को क्या मानता है, कोई तर्क उतर्क या नहीं हो रहा। एक चीज रखी जा रही है सामने। आप कह रहे हैं कि भाई 4 साल वाली भर्ती बहुत अच्छी है। चलिए, गोविंद सिंह जुड़ गए हैं, गोविंद सिंह सिसोदिया, ब्रिगेडियर गोविंद सिंह सिसोदिया जुड़ गए हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूं। गोविंद सिंह जी, स्वागत है, बहुत अभिनंदन है हमें समय देने के लिए। जो 4 साल की भर्ती को लेकर भारत सरकार ने आज ऐलान किया है कि भाई हम अग्निवीर तैयार करेंगे और 4 साल ही सेना में रखेंगे, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत दिनों तक आपने कमांड किया है, बहुत दिनों तक आप फौज में रहे, इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको एक अच्छी पहल मानते हैं कि भाई सरकार की पेंशन बचेगी, सरकार का खर्चा बचेगा और हम वीर अब्दुल हमीद भी पैदा कर लेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हम देश की सुरक्षा की बात होती है उसमें इकोनॉमी, फाइनेंस सेकेंडरी चीज होती है। आपको अगर देश की सुरक्षा चाहिए, सॉवरेंटी चाहिए, तब आप पैसे के मामले में नहीं देख सकते। जैसे लोग कहते हैं कि जो डिफेंस फोर्सेज है नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें पैसा लगता है पर पैसा वापस नहीं आता। पर जो आपके देश में शांति रहती है, सुरक्षा रहती है, उसके लिए तो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब आप किसी सैनिक को लेते हैं, सैनिक भी मैच्योर होते टाइम लगता है। ये नहीं कि भी आज उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई, 9 महीने की ट्रेनिंग हुई और उसके बाद वो रेडीमेड है, नहीं। उसको मैच्योरिटी, हर एक सैनिक में मैच्योरिटी आने में समय लगता है। अब आपके पास 5-7% हो, चलो ठीक है, वो मिक्स हो जाते हैं। आपके पास एट ए टाइम 25% हो गया गिवन टाइम में, जो फर्स्ट 4 ईयर की सर्विस में होंगे। फर्स्ट 4 ईयर की सर्विस में सोच लीजिए आप 6 महीने की ट्रेनिंग चली गई, उसके बाद एनुअल लीव काट लीजिए, कैजुअल लीव काट लीजिए, आपके पास वर्चुअली 2-2.5 साल अवेलेबल है, मे बी 3 ईयर, उससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है जी। 3 साल में जब उसके लास्ट के कुछ क्षण रहेंगे तो वो सेकंड करियर के बारे में सोचेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आप 4 साल का रख रहे, क्या हमें बेस्ट मटेरियल अवेलेबल होगा? अभी हम भाई गोविंद जी, वही तो सवाल है, वही सवाल हम उठा रहे हैं कि आप उम्मीद करते हैं कि अब्दुल हमीद पैदा हो और जाके चीन के टैंक तोड़ दें और नौकरी देंगे 4 साल, भविष्य उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कोई योजना है, गारंटी है कि जब सेना से बाहर निकलकर आदमी आएगा वो क्या करेगा? वो क्राइम करेगा, वो हथियार उठाएगा, वो जासूसी करेगा, क्या करेगा? वो क्या करेगा? सही। और दूसरा, अभी जो हिंदुस्तान की जो सीमाएं हैं वो आप बाकी मुल्कों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे 2 बड़े होस्टाइल नेबर हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना ने गलवान में दिखा दिया, पहले डोकलाम में दिखा दिया। हमारे फोर्सेस के ऊपर ज्यादा खर्चा हुआ है, फोर्सेस मूव हुए हैं और हमें इस टाइम स्ट्रांग आर्मी की जरूरत है। हमें उसके नहीं चाहिए कि भी अभी यंग ब्लड है, ये है, तो उसमें समय लगता है। वरना क्या होगा कि जब 4 साल की नौकरी होगी, सेना के बजाय लोग प्रेफर करेंगे कि भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में चले जाएं, सीआरपीएफ में चले जाएं, बीएसएफ में चले जाएं, जहां एज इट इज आप 58 या 60 ईयर्स तक नौकरी करेंगे, आपको पुलिस में नौकरी मिल जाएगी, आप प्रेफर करेंगे। सेना की भर्ती अब सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। जब सेकंड प्रायोरिटी होगी तो आपको बेस्ट मटेरियल मार्केट में नहीं मिलेगा। ठीक बात, ये एक बात। नंबर 2, जब आप सोल्जर को ट्रेन करते हैं, जैसे टेक्निकल आर्म्स है, अब इसमें क्लैरिटी नहीं आई है। जैसे उदाहरण के तौर पर देता हूं, चाहे सिग्नल मैकेनिक है, सिग्नल ऑपरेटर है, या व्हीकल मैकेनिक है, या गन ऑपरेटर है, उसको समय लगता है मैच्योर होने में, उसकी ट्रेनिंग में समय लगता है। ये बेसिक ट्रेनिंग से नहीं काम चलता है, उसके बाद उसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। अभी मुझे नहीं मालूम कि उनको अलग कर दिया कि नहीं। अगर वो भी टूर ऑफ ड्यूटी में है, 4 साल के बाद जो उसने मैच्योर होना है टेक्निकल मैन, उसमें से 25% आपके पास अवेलेबल है 100 में से, बाकी लोग अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ चैलेंज है। यस, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, काफी सोच समझ के लिया होगा, इसके ऊपर काफी डेलिब्रेशन हुई होगी, आर्मी कमांडर भी एग्री किए होंगे। पर मैं ओल्ड स्कूल से हूँ, मैं ऑपरेट कर चुका हूँ कई ऑपरेशन में। नए और पुराने में बहुत फर्क होता है। नए को पता होता है, नए में जोश है, पर जो पुराना सैनिक होता है उसमें जोश और होश होता है। लड़ाई जोश और होश से लड़ी जाती है, सिर्फ जोश से नहीं लड़ी जाती। तो जोश और होश जो है, ये ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, लीडरशिप, ये हर एक चीज उस चीज से आता है। ठीक बात। तो मेरे विचार से इसको एज ए
जैसे 4 इयर्स के, हालांकि 4 साल बहुत लंबा समय है, चाइना 4 साल में आके बैठ जाएगा, उसका तो भरोसा नहीं, कल क्या कर ले। पाकिस्तान गोविंद के सिंह जी, इंटरनल कहीं ये विदेशों से कॉपी तो नहीं किया गया है, जहां 4 साल 3 साल रखते हैं, उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी में सैनिक शामिल हो जाते हैं, लेकिन वो वॉलंटरी होता है और कई जगह अनिवार्य होता है। और ये देखिए उन मुल्कों में वो अपने, उनके मुल्कों की लड़ाई हुई क्या अपने मुल्क की सेफ्टी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी के लिए? नहीं जी, उनके लिए उनकी नहीं हुई है। और वो वहां इसलिए करते हैं कि ठीक है चले, अगर अमेरिका को भी देख ले, वो अफगानिस्तान, इराक, ईरान में लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ते हैं, और टेक्नोलॉजी वाइज इतने एडवांस है। फिर भी उसके बाद आपने देखा अमेरिका ने वियतनाम में मात खाई, इराक में मात खाई, अफगानिस्तान में मात खाई। तो ये चीजें काफी विजिबल है। हम कंपेयर करते हैं इजराइल से, अब इजराइल की सिचुएशन कुछ अलग है, 2 कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते। ये नहीं है कि भी एक चीज यहां से उठाई वही ठप्पा हिंदुस्तान में लगेगा, वैसी बात नहीं होती है। सोल्जरिंग एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है। अगर मैं कमांडर हूं। अवनीश त्यागी जी, ब्रिगेडियर सिसोदिया बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, हालांकि अभी इसमें चूंकि अभी सरकार की नई योजना है, बहुत ज्यादा मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि इसकी आलोचना हो, क्योंकि अभी प्रयोग आएगा, लेकिन ये बहुत पके पकाए सैनिक हैं और ओल्ड स्कूल के हैं, जो सेना का तमाम ऑपरेशंस में रहे हैं। इनकी कई शंकाएं हैं, आपके पास क्या कोई समाधान है इनका? कहीं कोई आपके पास कोई तर्क है इनकी जो शंकाएं हैं? अवनीश जी, देखिए, ब्रिगेडियर साहब का मैं सम्मान करता हूं, उनकी शंकाएं सही हो ये अलग बात है, पर सरकार ने भी पूरा सोच समझ के और देखभाल के फैसला लिया हो। जरूरी है कि जनरल से बात हुई, शीर्ष जो अधिकारी हैं सेना के, उनसे बात, पूरी सिचुएशन देख के बात। देश से खिलवाड़ हो ऐसा कोई मोदी जी कभी सोच नहीं, देश की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो ऐसा मोदी जी कभी सोच नहीं। तो ये जो सोच समझ के जो फैसला लिया गया होगा, इसकी कोई अच्छी होगी, ये कोई एक प्रयोग है, एक अच्छा प्रयोग होगा। ये अभी से आप बुरा कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बुरा परसेप्ट नहीं कर रहा। एक इसमें एक तरीके से इसमें ये जो सबसे बड़ा एक देखने को मिल रहा है कि भाई वो 4 साल बाद क्या करेंगे, उनका कोई पुनर्वास होगा, क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजों पे थोड़ा सा लोगों को सशंकित हैं। और जैसा ब्रिगेडियर सिसोदिया ने कहा कि जो सेना जो पहली चॉइस होती थी जवानों की, नौजवान लोगों की सेना पहली चॉइस होती थी, मुझे लगता है कि वो स्टफ सेना को नहीं मिलेगा। ये एक एक्सपर्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम सेना में कभी नहीं रहे। मैं एक चीज मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी शंकाएं को मैं मानना नहीं कर रहा हूँ, उनका सम्मान मैं करता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें अब जब लागू होंगी तब होगी ना। इसमें अभी तो योजनाएं जिस तरह से खुलेगी, अंदर से सारी चीजें ओपन होंगी, तब सारी चीजें पता लगेगी। अभी तो प्राइमरी आपको एकदम पहला एजेंडा आपको दिखता है, उसको देख के आप सारी चीजें अभी कह दो कि बिल्कुल बकवास या खत्म है। कोई बकवास नहीं कर रहा, कोई बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा भाई। एक प्रयोग है, जो लोग इसको कंसीव किया होगा जिन लोगों ने, वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं, वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। बंसराज दुबे जी अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, भट्ट जी, वो कह रहे थे कि पकोड़ा तलने को बहुत खराब तरीके से लिया गया और ये तो बहुत दिनों से इस तरह की चीज़ें चल रही थी। पेंशन, जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा भी कि भाई पेंशन में बहुत मोटा पैसा जा रहा है, इसलिए अब इसको घटा के 4 साल वाले सैनिक भर्ती करो। रोजगार में भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आप एक युवा भी हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं। एक युवा के रूप में क्या मानते हैं कि क्या आज का जो युवा है वो क्या इस तरीके की चीज़ों को पॉलिटिकल रूप में देखता है, राजनीतिक रूप में देखता है कि भाई ये अब चूंकि 2024 का चुनाव आ गया है तो नौकरियों की घोषणा हो जाए और लोगों को एक तरीके से जो युवा है उसको एक अपनी तरफ करने की बात हो, ये भी बातें चर्चा में हो रही हैं? नहीं, देखिए दुर्गेश भाई, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गोविंद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, करोड़ों युवाओं की तरफ से, जो उन्होंने आपके चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से एक एक बात सही मायने में रखा कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, और कितनी बातें झूठी साबित हो सकती हैं आगे। दूसरी चीज क्या है, देखिए आज जो आपने एज ए युवा अगर मुझसे आप जो बात पूछ रहे हैं, तो 2014 से सरकार ने रोजगार के संबंध में जितने भी आंकड़े दिए, सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने 2 करोड़ रोजगार दिया? क्या नहीं दिया?
उत्तर प्रदेश में उन्होंने 13.5 लाख नौकरियां हर साल देने का वादा किया था और सरकार ने खुद ही कहा 5 साल बीतने के बाद कि हमने 5 सालों में 5 लाख नौकरियां दी है। दूसरी चीज, ये हर तरीके की ODOP की बात कर रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। बताइए उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में या देश के किस जनपद से आपने क्या किया? आपने पुलिस भर्ती में क्या किया? आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दरोगा भर्ती का नौजवान संघर्ष कर रहा है। शिक्षक भर्ती में आपने क्या किया? तो जो ये बात बिल्कुल ठीक है कि चुनाव चूंकि 1 साल बाद है, 1 साल बाद जो 1.5 साल बाद जो चुनाव है 2024 में, तो अब जब कश्मीरी पंडितों का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, जब नुपुर शर्मा जैसे बयान का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है, तो कैसे करके इस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए अब एक नया शिगुफा हम लोग के बीच में छोड़ा जा रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ खाली पुलाव है, सिर्फ और सिर्फ खबरों की हेडलाइन है, ताकि हम बैठे इस तरीके की डिबेट करें। एक सवाल इनसे पूछे कि 2 करोड़ रोजगार में इन्होंने कितना रोजगार मुहैया कराया, एक भी जवाब इनके पास नहीं होगा। इन्वेस्टर समिट इन्होंने कराई, उसमें कितना इन्होंने रोजगार दिया? और सर, पकौड़ा तलने वाली बात जो रही, ये हंसने वाली बात है। अगर हमारे देश का अभिभावक, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के अभिभावक हैं, अगर वो ये कहेंगे कि गैस, नाले की गैस से चाय बनाइए, और आप कहेंगे कि पकौड़ा तल के जो है रोजगार पैदा करिए, यही इसी बात पे तो वीरेंद्र जी नाराज हो गए और नाराज होके चले गए शायद, कि भाई वो कह रहे हैं पकौड़ा तलने को आप लोग सिंबल मत बनाओ भैया। ये अवनीश त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवनीश जी, दुर्गेश भाई, एक छोटा सा सवाल। अच्छा अवनीश जी, बंसराज आपके छोटे भाई कह लें दीजिए उनको, फिर आप जवाब दीजिए। 30 सेकंड का। अवनीश त्यागी जी, देखिए 1 मिनट। अवनीश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, पिता तुल्य है समझ लीजिए, लेकिन ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के कसम खाएं कि इन्होंने अपने बेटे को, जिसको 10 लाख रुपए खर्चा करके पढ़ाया होगा, क्या ये चाहेंगे इनका बेटा कंडा बेचे बाजार में? ये चाहेंगे कि गोबर पात के कंडा बेचे? अवनीश जी, बंसराज ने एक सवाल आपकी तरफ उठाया है जी, बोलिए अवनीश जी। मेरा बेटा अगर खेती करके पैसा, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा बेटा अगर खेती करके और पशुपालन करके काम कमाएगा, रोटी कमाएगा। नहीं सर, पशुपालन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कंडा बेचने की बात कर रहा हूँ, जिस कंडे की आप तारीफ कर रहे थे। कंडा जब गोबर, जब पशु होता है तभी कंडा होता है। हाँ, तो गोबर आप अपने बेटे को उठवाएंगे ना, आप ये बात बोलिए। चलिए समय पूरी इजाजत नहीं दे रहा। सुधा जी, ये कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि भाई स्वरोजगार भी उसमें है, स्वरोजगार अगर कोई करता है तो वो कोई बुरा नहीं है कुल मिलाकर। दुर्गेश जी, थोड़ा समय 1 मिनट का चाहिए मुझे। जी सुधा जी, कंटिन्यू करिए। और खेती कोई बात नहीं है। अवनीश जी, अब सुधा जी को जरा वक्त दे दीजिए भाई जी। आप मुझे तो वक्त दीजिए ना जी। सुधा जी, तमाम आरोप लगा दीजिए ना। अब इन्होंने कह दिया कि गोबर, नाली की गैस, अरे नाली से भी गैस निकलती है, गोबर गैस के प्लांट गांव-गांव में लगे हैं, उनसे गैस बन रही है, उनसे काम हो रहे हैं भाई। आप सुधा जी, आप कहिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? एक्चुअली हमारे बड़े भाई अवनीश त्यागी जी हैं, मैं बस 2 लाइनें कहूंगी दुर्गेश जी, क्योंकि इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। लाजमी था उसको मेरी तहरीर पहचान जाना, लाजमी था उसका मेरी तहरीर पहचान जाना, लाजमी था उसका मेरी तहरीर पहचान जाना। मेरे हरफों की ताबीर उसके दिल तक जाती थी। तो जाहिर सी बात है, जब बात चोट करती है तो उसका उत्तर ऐसे ही आता है। लेकिन जहां पे सेना की बात हो रही थी, जो हमारे सर ने कहा, मैं उस पर बस 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि जब भी हम देश के बारे में कोई बात कर रहे हों और ऐसे संस्थाओं के बारे में, मेरे घर में सैनिक से लेके कर्नल तक पद पे लोग आर्मी में काम करते हैं, और मेरा बचपन से लेके अब तक मैं उसी चीज को देखती और सुनती आ रही हूँ। आज तक मैंने अपने घर वालों, जो लोग भी आर्मी में हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि ये 4 साल का उचित है। आप सोचिए, जो 15-20 साल से वहां पे काम कर रहा है, किसी भी पद में जाने के बाद वो व्यक्ति, क्योंकि वो कह नहीं सकते हैं जॉब में है, लेकिन उनसे मैंने पर्सनली बात की, किसी के मन में ये विचार ही नहीं था कि ये होना चाहिए। अब सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि हमने बात की, हमने बात करके ऐसा किया। बिल्कुल, मैं एक कहानी दूंगी। TN सेशन उत्तर प्रदेश के किसी गांव में घूमने आए थे, उनकी पत्नी ने घोंसला देखा, बोला मुझे चाहिए। गांव के लड़के से बोला गया ये घोंसला उतार दो। बच्चे से 10 रुपए देने की बात की, बच्चे ने मना कर दिया। 50 रुपए की बात की गई, उसने मना कर दिया। 100 रुपए मना कर दिया। TN सेशन नहीं रह पाया, पूछे क्यों तुमने किया? उसने कहा कि इस घोंसले में बच्चे हैं, उसकी माँ शाम को आती है, उसको नहीं पाएगी, मैं इसलिए नहीं उतारूंगा, पैसा आप कुछ भी दो। अब सोचिए, उन्होंने कहा कि मैं एक IAS अधिकारी होने के बाद उस चीज से जुड़ नहीं पाया जिसे जुड़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे जुड़ाव उनसे करनी है जो उस पद पे वहां काम
कर रहे हैं। आप विचार विमर्श पीएन शेषन जिस पद ठीक बात है सुधा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। अविनाश जी के पास जाते हैं। अविनाश जी, कुल मिलाकर आपने सभी को सुना, अवनीश त्यागी जी को भी सुना। आपको एक युवा होने के नाते, एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते आपको क्या भरोसा हो रहा है कि चीजें सब ठीक रहेंगी? सर भरोसा है, बशर्ते कि अगर पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं नहीं हुई तो ये सरकार के लिए बहुत घातक भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले तमाम जांचें चल रही हैं जिसका कोई निष्कर्ष नहीं कर रहा। यूपी लोक सेवा आयोग की जांच चल रही है, इसकी केवल खानापूर्ति हो रही है, केवल FIR भर हुआ है। तो ये अगर सरकार की मंशा अगर गलत निकली तो युवा बहुत दुधाई तलवार पे खेलने वाली ये निर्णय होगा। दूसरी बात, जो सेना के रूप की बात हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि मौका सबको सेना में जाने का जो शौक सभी लड़के रखते हैं, युवा लड़के रखते हैं, तो जाने का मौका मिलना चाहिए। जिनका मन करे वो आगे बेहतर करेंगे, लॉन्ग टाइम तक सेना में सेवा करेंगे। लेकिन सेना में जाने का शौक सबको होता है। सरकार का ये कदम मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। ठीक बात है। अल्पना जी, आखिरी कमेंट आपसे लेंगे। एक तो अभी बहुत वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट जी ने कहा कि बहुत सारा पैसा पेंशन में जाता है पूर्व सैनिकों के, बहुत मोटा, और अभी सरकार घाटे में आ गई। मतलब टोटल GDP का 12% घाटा ही हो गया कोरोना काल में। तो कोरोना तो किसी ने देखा नहीं था कि आ जाएगा, जाहिर सी बात आपदा है, कोई भी सरकार होती, कोई प्रधानमंत्री होता तो स्थितियां ऐसी ही होती। तो क्या वास्तव में जो सेना में पेंशन जा रही है, हमारे जो वीर जवान जिन्होंने संघर्ष किया, क्या उनको ये हक नहीं है कि वो अपना सिक्योर जीवन जी सकें? और दूसरा सवाल कि क्या वास्तव में जो सेना के लोगों को पेंशन जा रही, जो रिटायर हुए, क्या उससे सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है? क्या सरकार का जो वित्तीय ढांचा है उसकी हिलने की बड़ी वजह ये भी है? ये बहुत बड़ी वजह सरकार के हिलने की वित्तीय ढांचे की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि अभी जैसा किसी ने कहा है, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां हम बहुत से कंप्रोमाइज करके काम करते हैं, जहां हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा करते, हम एक सुरक्षित तरीके से जी रहे हैं, ये उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि। रही बात पेंशन की, तो वो चाहे डिफेंस पर्सनल को मिलती हो चाहे आम आदमी को मिलती हो, मेरे हिसाब से 60 के बाद पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। आप जितने भी विकसित देश हैं उनको देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमी, वो हमसे सारी जिंदगी टैक्स लेते हैं ताकि बुढ़ापे में वो हमारी चीजों को सुरक्षित कर सके। तो कहीं ना कहीं टैक्स तो यहाँ का भी आदमी दे रहा है, बस फर्क कितना है कि हमारे यहाँ जो टैक्स देने वाला प्रतिशत है वो 3 या 4%, और 3 या 4% पे हम 94% को सारी सुविधाएं देते हैं। सड़क पर चढ़ने वाला हर व्यक्ति टैक्स देता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ चीजों को इन चीजों से अलग रखना पड़ेगा, जैसे शिक्षा है, आपका हेल्थ सेक्टर हुआ, कुछ हमारी बेसिक जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए सरकार बनी हुई है। और कोई भी सरकार आए, चाहे वो कांग्रेस आए चाहे वो बीजेपी आए, हर सरकार का दायित्व बनता है कि वो कुछ बुनियादी चीजों पे विशेष ध्यान दे। इस सरकार ने दिया भी है, जैसे आयुष्मान भारत योजना आई है हेल्थ सेक्टर में, आपके प्राइम मिनिस्टर आवास योजना आई है रोटी कपड़ा और मकान की दिशा में। तो पेंशन का भार कितना भी हो जाए, डिफेंस सेक्टर में हम बहुत कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इनकी जो आयुष्मान योजना आई है 4 साल के लिए, हो सकता है इसमें कुछ रोटेटरी प्लान हो कि इसमें से एफिशिएंट लोगों को रिटेन कर लिया जाएगा और नॉन एफिशिएंट को बाहर कर। ठीक बात है। रक्षा और शिक्षा जैसे मसलों पर हम बहुत कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया अल्पना जी आपका, सुधा जी आपका, अवनीश त्यागी और अवनीश पांडे जी आपका शुक्रिया, और गोविंद सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद हम वीरेंद्र भट्ट साहब का भी करते हैं, जो शायद नाराज़गी की वजह से चले गए, और अगर उनको कोई मेरी बात पीड़ादायक कष्टदायक लग गई है तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन वास्तव में अग्निपथ तो ये है, क्योंकि एक नौजवान सेना में भर्ती होता है तो देश सेवा का जज्बा होता है, लेकिन जज्बा तभी होगा कि भाई 4 साल बाद वो सेना से बाहर आके फिर नई नौकरी, नया जीवन उसके लिए सेटल होगा। तो मुझे लगता है वो 4 साल भी जज्बा उसके लिए पैदा करना मुश्किल होगा। हालांकि 25% लोगों को रिटेन करने की बात कही है, थोड़ा सा चीज़ें साफ होने दीजिए, आने दीजिए,
लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे जो क्वालिटी यूथ है वो दूसरे फोर्सेस की तरफ जाएगा। अब वक्त हो चला है मंथन में चलते चलते का, और चलते चलते में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और काफ़ी दिनों से अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वो युवाओं की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाते हैं, देश की सरकार पर सवाल उठाते हैं, लगातार फौज की तैयारी कर रहे हैं युवाओं का उन्होंने मनोबल बढ़ाया है और सरकार से कहा कि जो कोरोना काल में ओवर एज लोग हो गए, कम से कम 3 साल उनकी जो भर्ती की सीमा है उसको एक तरीके से बढ़ाया जाए, ऐसे युवाओं को मौका दिया जाए। और लगातार वो कह रहे थे कि लाखों पद सेना में खाली हैं, सेना की भर्तियां 3 साल से क्यों नहीं निकल रही। आज जब सैनिकों की भर्तियों का ऐलान किया गया कि 4 साल के लिए अग्निवीर तैयार किए जाएंगे और इस योजना का नाम अग्निपथ है, तो वरुण गांधी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तमाम युवा उन्हें बहुत सारी मुबारकबाद दे रहे हैं, बहुत सारा धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि युवा नेताओं को हिम्मत करके अपनी पार्टी लाइन से अलग जाकर युवाओं के लिए कम से कम लड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। समर कूलर